नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर आशीष भल्ला है। मैं पीजीआई चंडीगढ़ में डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन में प्रोफेसर हूँ और इस टाइम पे मैं जो कोरोना का पीजीआई का अस्पताल है वहाँ पे मेडिसिन के पेशेंट्स और बाकी जितने भी पेशेंट्स हैं हमारे, उनका मैं इंचार्ज हूँ, उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट का। तो जो पहला सवाल आपने मुझसे जानना चाहते हैं वो है कि कोरोना के लक्षण क्या हैं। हम सबको मालूम है कि ये एक तरह की वायरल बीमारी है और जैसे नॉर्मल वायरल इलनेसेस के लक्षण होते हैं वही इसके लक्षण हैं। इसमें बुखार आना, हाथ पैर का टूटना, शरीर में दर्द रहना, खांसी ज़ुकाम होना, सर में दर्द होना और कुछ लोगों में लूज़ मोशन, वॉमिटिंग, इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं। और ये अगर आप कहीं किसी पॉजिटिव मरीज़ के कांटेक्ट में आए हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें पता नहीं होता कि वो मरीज़ पॉजिटिव है या नहीं है, क्योंकि कई लोगों में सिम्टम्स नहीं हैं, नहीं होते इसके कोरोना के, और वो भी लोग इस इन्फेक्शन को आपको ट्रांसमिट कर सकते हैं जब आप किसी मार्केट प्लेस में या एक इंडोर किसी जगह पे हों, तो वो आपको ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकती है। कॉमन लक्षण मैंने आपको बताया कि बुखार, सर दर्द, शरीर में दर्द, खांसी ज़ुकाम, लूज़ मोशन या पतली टट्टी होना, उल्टी होना, ये कॉमन लक्षण है। ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। कई लोगों को ये इस बात का शक होता है कि हम आज किसी से कोरोना पॉजिटिव मरीज़ से मिले या हम कल किसी को मिले थे और पता चला कि अगले दिन वो पॉजिटिव आ गया, तो मुझे भी पॉजिटिव आने के चांसेस हैं। ज़रूर हैं, लेकिन ये इमीडिएटली नहीं होता। हो सकता है वो हफ्ते 10 दिन में या कम से कम 14 दिन तक आपको इस बीमारी के लक्षण आने की आशंका होती है। लेकिन हमने देखा है कि मेजॉरिटी लोगों में पहले 7 से 8 दिन में इस बीमारी के लक्षण, जब आप किसी पॉजिटिव मरीज़ के साथ कांटेक्ट में आते हैं, तो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखिए, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर देखा जाए तो सिम्टम्स नियरली सेम हैं, लेकिन जो इस बार हमने चेंज देखा है पिछले साल के कोरोना वायरस की जो पैंडमिक चल रही है, जो उस टाइम का स्ट्रेन था, उस टाइम हम ये देखते थे कि अगर घर में एक आदमी बीमार हुआ है, हमने उसको आइसोलेट कर दिया तो वो बाकी लोग उससे बचे रहते थे। लेकिन इस बार जो हम देख रहे हैं, जो कि कुछ हद तक हमें मालूम है कि नॉर्थ इंडिया में हमारे पास यूके वेरिएंट है और बॉम्बे में दूसरे और वेरिएंट्स हैं, अभी कुछ और नए वेरिएंट्स भी आए हैं। ये वेरिएंट बहुत ज़्यादा कंटेजियस हैं, बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव हैं। अगर आप घर में एक मरीज़ को ये होता है या एक आदमी को ये बीमारी होती है, तो हम देखते हैं कि इस बार पूरी की पूरी फैमिली ही पॉजिटिव हो जाती है, इससे पहले कि पहले मरीज़ में लक्षण आए। तो इससे एक चीज़ हमें ये मालूम पड़ती है कि आपके शरीर में जब कोरोना आ जाता है तो इमीडिएटली उसके लक्षण नहीं आते। जब आपको लक्षण नहीं भी हैं, तब भी आप उस वायरस को दूसरे लोगों को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसको हम एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स कहते हैं या प्री सिम्प्टोमेटिक फेज़ कहते हैं, जिसमें कि ये वायरस आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं कि जब हमें सिम्टम नहीं हैं तो हम उस टाइम पे सब लोगों को, अपने घर वालों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो आपको सिम्टम आते हैं, उसके बाद बाकी लोगों को भी सिम्टम आने लग जाते हैं। ये पहला फ़र्क है। दूसरा फ़र्क ये है कि पिछले बार के जो वेरिएंट था वायरस का, इस बार हम देख रहे हैं कि पेट दर्द होना, पतली टट्टी होना, वॉमिटिंग होना, ये सिम्टम्स कुछ ज़्यादा हैं पिछले के मुकाबले। अगर पिछली बार सर्ज में हमें ये सिम्टम 15% लोगों में मिलते थे, तो इस बार शायद वो 40-50% लोगों में ये सिम्टम हमें मिल रहे हैं। कुछ लोगों में
कुछ कोई भी सिम्टम नहीं आता। शुरुआत में सिर्फ आपको ये लगेगा कि मुझे बहुत थकान हो रही है, शरीर टूट रहा है, सर भारी हो रहा है, और आप उसके लिए आराम करना चाहेंगे। पर ये एक सिम्टम आपको ख्याल में रखना है कि हम नॉर्मल ये कहते हैं कि रात को मैं देर से सोया, काम करने में मुझे ज़्यादा टाइम लगा, या मैंने कुछ मेहनत वाला काम ज़्यादा कर लिया इसलिए मैं थक गया होऊंगा। पर उसको इग्नोर नहीं करिए। अगर आपको शरीर में बहुत ज़्यादा एग्जॉशन, थकावट हो रही है, सर भारी हो रहा है, आपका मन कर रहा है कि आप बिस्तर पे लेट जाएं, सो जाएं, तो उसको भी आप और थोड़ा सा हल्की सी ठंड लग रही है, बुखार जैसा महसूस हो रहा है, जिसे कहते हैं शरीर में हरारत महसूस हो रही है, तो आप उसको भी इग्नोर नहीं करें। हो सकता है वो कोरोना के शुरुआती लक्षण। देखिए, कुछ बीमारियों में कुछ इलाज जो कि सेफ़ माने जाते हैं, जैसे कि बुखार कम करने के लिए हम पैरासीटामोल या क्रोसिन या कोई इस तरह की गोली हम लेते हैं, वो कुछ हद तक सेफ़ है। आप वो काउंटर पे अवेलेबल है, आप जाइए केमिस्ट से दवाई खरीदिए, खा लीजिए, आपको उससे कोई नुकसान नहीं होगा। गले ख़राब, खांसी के लिए कुछ सिरप्स जो बाज़ार में मिलते हैं, फेनार्गन सिरप या कुछ इस तरह के जो भी खांसी के लिए जो सिरप्स अवेलेबल हैं, वो भी कुछ हद तक सेफ़ हैं अगर हम उसकी ज़्यादा मात्रा नहीं लें। ये दवाइयाँ आप बिना किसी डॉक्टर को कंसल्ट करे भी ले सकते हैं। उसके अलावा कोई भी इसके अलावा लेट्स से कि आपने बी कॉम्प्लेक्स विटामिन या विटामिन सी भी ले लिया खुद से, वो भी नुकसान नहीं करता है, क्योंकि जितने आपको शरीर की ज़रूरत है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी आपके पेशाब में, आपके लैट्रिन के रास्ते से वो निकल जाएगा। लेकिन स्टेरॉइड्स ये एक कुछ हद तक डेंजरस दवाई है। इसको मैं डेंजरस नहीं कहूँगा, कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और अपने आप से उसको शुरू कर लेना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। बहुत सारी रिसर्च में, इंटरनेशनल लेवल की रिसर्च में ये पता चला है कि स्टेरॉइड शुरू करने का कोविड के मरीज़ों में एक बहुत स्पेसिफिक टाइम होता है। अगर हम इस स्टेरॉइड को शुरुआत में ही लेना शुरू कर देंगे एज अ दवाई, तो ये आपकी वायरस की मात्रा को शरीर में बढ़ा सकता है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी दवाई नहीं है जो वायरस की मात्रा को शरीर में कम कर सके। तो इसीलिए इस चीज़ का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। अगर आपके शरीर, आप बिना किसी इंडिकेशन के स्टेरॉइड खाना शुरू करेंगे, तो आपके शरीर में वायरस ज़्यादा मात्रा में भी पैदा हो सकता है, जिससे आपके शरीर को उसका नुकसान हो सकता है। इस बीमारी में दो बहुत ही इंटरेस्टिंग या बहुत डेफिनेटिव फेजेस हैं। पहले फेज़ में आपका वायरस ऊपर जाता है, उसके कारण उसकी संख्या शरीर में ज़्यादा होती है, उसके कारण आपको बुखार, खांसी, ज़ुकाम जैसे सिम्टम्स होते हैं। इस स्टेज पे स्टेरॉइड इंडिकेटेड नहीं है। दूसरे फेज़ में आपकी बॉडी वायरस को ख़त्म करने के लिए रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है 5 से 7 दिन के भीतर, जिसमें कि आपको बहुत तेज़ बुखार आ सकता है, और बाकी तकलीफ़ें हो सकती हैं, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। इसे हम हाइपर इम्यून फेज़ या इम्यून फेज़ कहते हैं। उसको कम करने के लिए हमें स्टेरॉइड लेने की ज़रूरत होती है। लेकिन प्लीज़ मैं आप सब लोगों से ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने मन से स्टेरॉइड नहीं लें। अगर आप अपने मन से स्टेरॉइड जैसी दवाई का सेवन करना शुरू करेंगे, उससे आपको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं, फ़ायदा होने के चांसेस कम हैं। हमने देखा है बहुत सारे लोगों में जिनमें के बहुत सारी अंडरलाइंग इन्फेक्शंस होती हैं, टीबी है, फंगल इन्फेक्शन है, डायबिटीज़ है। अगर ये मरीज़ स्टेरॉइड पहले लेना शुरू करें
उनकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो जाती है, टीबी की बीमारी बढ़ सकती है, फंगल इन्फेक्शंस जो आपके लंग में या साइनसेस में हैं वो बढ़ सकती हैं, जिनसे कि आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए प्लीज़ अपने मन से स्टेरॉयड बिल्कुल नहीं लें। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो बीमारी है ये खांसने छींकने से फैलती है। अगर हम क्लोज़ एनवायरनमेंट में हैं, अपने घर वालों से मिल रहे हैं, जो कि बुज़ुर्ग भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, बिना मास्क पहने, क्योंकि घर पे आप सारा टाइम मास्क पहन के नहीं रह सकते, तो ऐसी सिचुएशन में बंद कमरों में हम साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अगर आपको उस टाइम बीमारी के सिम्टम्स हैं तो आप वो वायरस अपनी फैमिली में बांट सकते हैं। तो जैसे ही आपको कोई भी सिम्टम दिखे, आप अपने आप को मास्क पहन लें और अपने आप को अलग कर लें। आप अलग रहने के लिए घर में आपको एक अलग कमरा और अलग बाथरूम होना ज़रूरी है, ताकि अगर वो कमरे में आप अलग से रह रहे हैं, आप दूसरे लोगों से नहीं मिल रहे हैं, तो आप बीमारी दूसरों को नहीं फैलाएं। बाथरूम अगर आप अकेले यूज़ कर रहे हैं या टॉयलेट अकेले यूज़ कर रहे हैं, तो आपके हाथ से, आपके खांसने छींकने से वो वायरस उस जगह पे, उस टॉयलेट बाउल पे, आपकी जो टैप्स हैं उनके ऊपर, जहाँ जो घर की कुंडियाँ हैं दरवाज़ों की बंद करने की, खोलने की, उनके ऊपर वो वायरस सर्वाइव कर सकता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि कमरा भी अलग हो, बाथरूम भी अलग हो। पर बहुत सारे घरों में, जो छोटे घर हैं, उनमें ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए बड़ा सिंपल एक तरीका, अगर बाथरूम अलग नहीं है या टॉयलेट अलग नहीं है, तो बड़ा सिंपल आप एक तरीका कर सकते हैं कि जो किचन ब्लीच आता है उसको डाइल्यूट करके एक शीशी में भर के वहाँ रख दीजिए। जो भी बीमार आदमी अगर वो टॉयलेट यूज़ करता है, जिस चीज़ पे भी उसने टच किया है, टूटी को टच किया है या टैप को टच किया है या फ्लश को टच किया है, तो उसके ऊपर उसको स्प्रे कर दें ताकि उस पे वायरस मर जाए। उस बात में ख़ास ख्याल रखना है आपको टॉयलेट बाउल का, उसके आसपास वाले एरिया का, और जो कुंडी आपने खोली या बंद करी है उसका, उसके ऊपर भी आपको वो किचन ब्लीच का स्प्रे करना ज़रूरी है। जब आप कमरे में रह रहे हैं तो ये इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो खिड़की या दरवाज़ा कमरे का घर के अंदर खुलता है उसे बंद रखें, जो खिड़की या दरवाज़ा घर के बाहर खुलता है ओपन एयर में, उसको खोल के रखें, ताकि आपके कमरे में हवा का प्रवाह रहे और वायरस बाहर निकल जाए। कई ऐसे घर भी होते हैं जिनमें ऐसी खिड़की दरवाजे नहीं हैं। अगर बाथरूम है, वहाँ पे एग्जॉस्ट है, तो उस एग्जॉस्ट को चालू रखिए ताकि वो हवा अंदर की खींच के बाहर फेंकता रहे। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं जिनको अगर हम ख्याल रखें तो हम इसको इन्फेक्शन को पास ऑन करने से बच सकते हैं। हम ये भी रिकमेंड करते हैं कि अगर ऐसा मरीज़ कोई आइसोलेशन में है, उसके कमरे के बाहर एक टेबल या कुछ चीज़ रख दें। घर का कोई भी आदमी वहाँ पे खाना रख सकता है, चाय पानी जो भी मरीज़ को चाहिए वो रख सकता है। इसमें आप यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का। फ़ोन पे बात कर लीजिए, वीडियो चैट कर लीजिए अपने घर वालों से, ताकि वो आपकी हालत के बारे में जान सके। जो भी आपको चाहिए उनसे ले लीजिए। अगर आप बर्तन खाना खाने के बाद डिस्पोजेबल हैं, फेंक सकते हैं। अगर वो रीयूजेबल हैं तो वही सेम किचन ब्लीच जो मैंने कहा उसको बर्तन के ऊपर स्प्रे कर दें ताकि वायरस उससे मर जाए और उसको कोई भी बंदा धो सकता है। ऐसी एक आधा सवाल जो कॉमन सवाल आता है कि मरीज़ है, आइसोलेशन में है, हर टाइम पे एक ही कपड़े तो पहन के नहीं रह सकता, उसको वो कपड़े चेंज करने हैं, नहाना है, कपड़े कैसे धोएं? मरीज़ के कपड़े या मरीज़ की चादरें या मरीज़ का तकिए का कवर या जो भी कोई चीज़ है उसको हम किस तरह से धोएं? घबराने की कोई बात नहीं है। ये वायरस किसी भी डिटर्जेंट से, ये नहीं कि कोई
भारी भरकम आपको महंगा डिटर्जेंट खरीदना है, बकेट में पानी लें, उसमें डिटर्जेंट डालें, जो भी कपड़े हैं मरीज़ के, चादरें, तकिए के गिलाफ या जो भी आपने साफ़ करना है, उसको उस डिटर्जेंट के पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दें। एक बार आपने उसको आधे घंटे के लिए डिटर्जेंट में छोड़ दिया, उसके बाद चाहे आप उसको नॉर्मल कपड़ों में भी मिक्स करके धो दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये करना आधे से पौना घंटा उसको भिगो के डिटर्जेंट में रखना ज़रूरी है। सर कहा वैक्सीनेशन पे बता दीजिए, वैक्सीन लगवाने के लिए। देखिए ऐसा है कि अगर हम अपनी पॉपुलेशन का 70% को इम्यून कर लें तो जो लोग बाकी बच जाते हैं वो अपने आप उनको इम्यूनिटी आ जाती है। इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। उसके सिर्फ दो ही तरीके हैं। एक, 70% लोग माइल्ड डिजीज़ से इन्फेक्ट होके बच जाएं, या 70% लोगों को हम वैक्सीन लगा दें। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको छोटी मोटी बीमारी, खांसी जुकाम हुआ, ख़त्म हो गया और वो कुछ देर के लिए इस बीमारी से इम्यून हो जाते हैं। बाकी लोग जिनको नहीं हुई है उनको वैक्सीन लगाना है। वैक्सीन के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है अभी। सिर्फ यही दो तरीके हैं इम्यूनिटी के, इन्फेक्शन हो जाए या वैक्सीन लगा लें। इन्फेक्शन किस आदमी के शरीर में किस तरह से बिहेव करेगी इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कई लोगों में माइल्ड इन्फेक्शन होती है, ठीक हो जाते हैं। कई लोग बहुत सीरियसली बीमार हो जाते हैं और वो उनको अस्पताल की या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन वैक्सीन लगाने से कंट्रोल्ड अमाउंट में आपके शरीर में वायरस जाता है या वायरस का कोई कण जाता है जिसके अगेंस्ट आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो वायरस, ये जो वैक्सीन हम लगा रहे हैं, इससे आपको ये सोच लेना कि मुझे दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगी, गलत बात है। वैक्सीन लगने के बाद भी आपको इन्फेक्शन हो सकती है, लेकिन वो इन्फेक्शन आपको सीवियर डिजीज़ होने से बचाएगी। ठीक है, वायरस आपके शरीर में ज़रूर जा सकता है, लेकिन वो आपको सीवियर इन्फेक्शन होने की, ऐसी इन्फेक्शन जिसके लिए आपको अस्पताल जाना पड़े या ऐसी इन्फेक्शन जिसके लिए आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत हो, उससे ये वैक्सीन कुछ हद तक, काफ़ी हद तक आपको बचा सकता है। इसीलिए वैक्सीन लगाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है इस बीमारी से लड़ने की। ये वायरस अपने आप आपके घर में नहीं आता। आप घर से बाहर निकलेंगे, इस वायरस को बाहर से घर के अंदर लेके आएंगे। तो अगर आपको कोई ज़रूरी काम नहीं है तो कृपया घर पे बैठिए। अगर आप कोशिश कर सकते हैं कि आप बाहर से आने वाले लोगों से मिनिमम कांटेक्ट रखें तो कृपया उस कांटेक्ट को कम कर दीजिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो बुज़ुर्ग हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हार्ट की तकलीफ़ है, जिनको कैंसर है, जिनको किडनी की तकलीफ़ है और जो ऐसी दवाइयाँ खा रहे हैं जो आपकी इम्यूनिटी को कम करती हैं, जैसे कि क्रॉनिक लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स आप खा रहे हैं या कोई और इम्यूनोसप्रेसिव ट्रांसप्लांट की बीमारी के लिए आप कोई दवाइयाँ खा रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपने आप को बाहर के कांटेक्ट से बचाइए। हाँ, नहीं बचा सकते हैं, आपको बाहर जाना ही है, आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको बाहर जाए बिना ये काम नहीं हो सकता, तो प्लीज़ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अडैप्ट करें। मास्क लगाएं। आज की डेट में जबकि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, मैं ये भी एडवाइस करूँगा कि डबल मास्क लगाएं। 2 मास्क लगा लें, ट्रिपल लेयर, और अगर N95 मास्क लगा सकते हैं तो N95 मास्क लगाएं। अगर कुछ भी नहीं लगा सकते, सिंपल कपड़े के 2 मास्क लगाएं। मास्क ज़रूर लगाएं घर से बाहर निकलने के टाइम। अगर आप घर के बाहर गए हैं, 2-4 घंटे घर के बाहर रहे हैं, तो घर पे आते ही आप अपने कपड़े
किसी से नहीं मिलिए, बाथरूम में जाइए, कपड़े उतारिए, कपड़ों को धोने के लिए डाल दीजिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया। हाथ धोइए, अगर नहा सकते हैं नहा लीजिए साबुन पानी से, फिर अपने घर वालों से मिलिए, ठीक है। और अगर आप बुज़ुर्ग, घर में बुज़ुर्ग माता पिता हैं, छोटे बच्चे हैं घर में, तो आज के दिनों में आगे के एक आधे महीने तक, 15 दिन 1 महीने तक, प्लीज़ अगर आप बाहर जाते हैं तो घर पे भी अगर मास्क पहन के रह सकते हैं तो घर पे भी मास्क पहनिए। मैं पहन के रखता हूँ, मैं अस्पताल में काम करता हूँ, मेरा मरीज़ों से, बाकी लोगों से मिलना जुलना रहता है, तो मेरे घर में भी बुज़ुर्ग माता पिता हैं, मेरे घर में भी छोटे बच्चे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे नहीं मिलूँ, अगर मिलता भी हूँ तो डिस्टेंस पे, और अगर मुझे उनसे कुछ बात भी करनी है तो मैं ये खुद मास्क पहनता हूँ, उनको मास्क पहना के रखता हूँ। अगर आप बचा सकते हैं तो अपने बुज़ुर्गों को इस बीमारी से बचा लीजिए। जो जवान लोग हैं, हालांकि वो भी काफ़ी इन्फेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये बीमारी बुज़ुर्गों में, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिन लोगों को किडनी डिजीज़ है, कैंसर है, जो बहुत समय से लंबी दवाइयाँ खा रहे हैं, उनके लिए ये बीमारी बहुत घातक है। प्लीज़ प्लीज़ अपने घर वालों को इस बीमारी से बचा लीजिए। मास्क पहन के, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करके, बाहर वाली लोगों से, अगर वो आपको नहीं भी पता कि उनको इन्फेक्शन है कि नहीं है, उनसे दूर रह के, उनसे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अडैप्ट करके प्लीज़ इस बीमारी को अपने घर में आने से रोक लीजिए। आप ये कर सकते हैं, और मुझे ये पक्का यकीन है कि अगर हम सब मिलके ये एफ़र्ट करें तो ये बहुत मुश्किल नहीं है। धन्यवाद।